स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली में होने वाली है मोदी और पुतिन की ग्रैंड मीटिंग और इस ग्रैंड मीटिंग ने दुनिया की धड़कनें तेज कर रख दी है और सबसे ज्यादा तो बेचैनी अमेरिका में नजर आती है, क्योंकि भारत और रूस की मजबूती सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक तरह से ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने वाली साझेदारी बन चुकी है। पुतिन का ये भारत का दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन के इस दौरे में S-400, सुखोई 57, ऊर्जा सुरक्षा, ब्रह्मोस, रोजगार, हर मोर्चे पर बड़ा खेल तैयार हो रहा है, बड़ी साझेदारी रणनीति तैयार हो रही है। और ये जो खेल है, यही खेल अमेरिका की टेंशन बढ़ाता हुआ नजर आता है। रूस को भारत का साथ और भारत को रूस का भरोसा, ये जो पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन है, ये वॉशिंगटन को साफ संदेश है कि भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है, किसी के दबाव में हिसाब से नहीं करता। अब यूक्रेन युद्ध में भी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि शांति की राह दिल्ली से निकल सकती है। यानी साफ है, मोदी पुतिन की यारी गहरी हुई तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा अमेरिका की वैश्विक पकड़ पर। भारत की राजधानी दिल्ली अगले हफ्ते दुनिया की नजरें यहीं पर टिकने वाली है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, सिर्फ भारत रूस रिश्तों की मुलाकात नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बनने जा रही है। एक तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों में हालिया महीनों में आई खटास, दूसरी तरफ रूस और अमेरिका की बरसों पुरानी तनातनी और इन सब के बीच में मोदी पुतिन समिट, जिसे पश्चिम चाहता भी है और उससे डर भी रहा है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जो दौरा है, ये यूएस और ईयू दोनों के लिए राहत का दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि भारत पिछले 2 सालों से लगातार दुनिया से कह रहा है डिप्लोमेसी ही रास्ता है, युद्ध नहीं। और अब तो माना जा रहा है कि मॉस्को और नई दिल्ली यूक्रेन में शांति के 90 दिनों के रोड मैप पर चर्चा कर सकते हैं। बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे की असली तस्वीर की। ये दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, समझिए, ये रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक तरह से पावर कॉम्बिनेशन है। समझिए, अब अगर मैं आपको समझाऊं, खासतौर से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ढाल और दुनिया की चिंता है। भारत पहले ही S-400 ले चुका है। अब बात आगे बढ़कर 5 और सिस्टम की डील पर हो सकती है, S-500 की। और दिलचस्प बात तो यह है कि यही सिस्टम चीन की नींद उड़ाता है और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ा देता है। अब सुखोई 57 फाइटर जेट अदृश्य मौत का सौदा। भारत दुनिया के सबसे एडवांस रूसी फाइटर सुखोई 57 की खरीद पर फैसला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये एशिया की पावर बैलेंस को नए सिरे से लिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चीन इस जेट के मुकाबले की तकनीक अभी तक हासिल भी नहीं कर पाया। अब 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिक, रूस में रोजगार का विशाल दरवाजा एक तरह से खुलेगा। दोनों देश स्किल्ड वर्कर मूवमेंट पर समझौता करने वाले हैं। लगभग 10 लाख भारतीयों को रूस में रोजगार मिल सकेगा। ये खबर अमेरिका की इमेज और टैलेंट पॉलिटिक्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट डालती है। अब रूसी तेल पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भारत के लिए एक सुनहरी बचत का मौका है। तेल, गैस पाइपलाइन, कोयला, LNG, भारत ऊर्जा सुरक्षा के बड़े फ्रेमवर्क पर रूस से भारी राहत चाहता है और ये कदम यूरोप को चुभता भी है, क्योंकि रूस से सस्ते तेल का लाभ अब यूरोप नहीं बल्कि भारत ले रहा है। ब्रह्मोस और मेक इन इंडिया भविष्य के हथियार भारत की धरती पर बनेंगे। ब्रह्मोस हुआ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और नए डिफेंस प्लेटफॉर्म, ये समिट भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के स्तर पर समझिए, भारत अगले दौर की परमाणु ऊर्जा SMR टेक्नोलॉजी पर रूस के साथ में साझेदारी चाहता है और ये भारत के ऊर्जा भविष्य का गार्डनर मोमेंट साबित हो सकता है। लेकिन इस दौरे से आखिर परेशान कौन है, ये भी आपको समझना पड़ेगा और जवाब हम सभी जानते हैं, अमेरिका। 10 लाख भारतीय मजदूर रूस जा सकते हैं। भारत रूस डिफेंस साझेदारी गहरी हो सकती है और यूक्रेन युद्ध का समाधान भी भारत रूस अमेरिका की नई तिकड़ी से निकल सकता है। अमेरिका इसे मोदी पुतिन ट्रंप ट्रायंगल की शुरुआत मान रहा है। अब अगर चीन की बात करें, पुतिन के इस दौरे से चीन की भी टेंशन है। अगर भारत सुखोई 57 लेता है,
अगर भारत S-400 अपग्रेड कर लेता है तो एशिया की सैन्य बराबरी में चीन पहली बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब पाकिस्तान की भी चिंता है। जरा समझिए, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल की हर चर्चा इस्लामाबाद को डरा देती है। क्यों? क्योंकि ये तकनीक सीधे दक्षिण एशिया की स्ट्रेटेजिक पावर को भारत के पक्ष में खड़ा करती है। अब एक बार फिर मैं बात भारत रूस के रिश्ते की कर लेती हूँ, उस गर्मजोशी की जो दुनिया को एक तरह से चौंका दी है। पुतिन को भारत सच में पसंद है। उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया। भारत रूस का ट्रू फ्रेंड है, यानी कि सच्चा दोस्त है, ये भी बात कही। प्रोटोकॉल से ज्यादा संस्कृति, चाय और भारतीय खाने की बात करते हैं पुतिन। ब्रह्मोस पर उनकी निजी दिलचस्पी नजर आती है और मोदी पुतिन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा से सुर्खियों में रहती है। यह हमने अलग अलग समय पर देखा भी है। लेकिन इस समिट की जो सबसे बड़ी ताकत है, शायद हथियारों या तेल की डील नहीं है जो दुनिया को नजर आती है। इसके पीछे एक अलग कहानी है, बल्कि यूक्रेन युद्ध पर 90 दिनों की शांति प्रक्रिया शुरू करने का एक तरह से रोडमैप हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसका समर्थन न सिर्फ मोदी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कर रहे हैं। और अगर ये मॉडल शुरू होता है तो फायदा दुनिया को ही होगा, खास करके यूरोप को, जो युद्ध पर अरबों डॉलर झोंक कर अब एक तरह से थक चुका है। यानी कि विडंबना यह है कि जिस मुलाकात को यूरोप और अमेरिका चुनौती मान रहे हैं, वही मुलाकात शायद उनकी सबसे बड़ी राहत का रास्ता बन जाए। दिल्ली में होने वाला मोदी पुतिन समिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि ये वो मोड़ हो सकता है जहां से भारत रूस साझेदारी नई ऊंचाइयों पर जाएगी और दुनिया, विशेष करके अमेरिका और यूरोप, एक नए शांतिपूर्ण भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगी। दुनिया देख रही है और भारत इस बार केंद्र में है, ये सभी लोग जानते हैं। और यही वजह है कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर आएंगे, राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, तो उनकी वो जो तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने एक अलग मैसेज पेश करेगी। किसी के पेट पे दर्द होगा, किसी के परेशानी पे बल आएगा, तो किसी को राहत मिलेगी और ये कहा जाए कि वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर बदलेगी, ऐसा भी जानकार कहते हैं। लेकिन सुपर पावर अमेरिका, क्या वो चिंतित है? किस तरह की नई इक्वेशंस पुतिन और मोदी के इस पूरे दौरे के साथ में बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। करेंगे चर्चा, इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ में इस पूरी चर्चा में जुड़ेगा, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि पुतिन की जो भारत यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से मैं आपको मिलवा देती हूँ मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है। भू राजनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल A.K. शिवाजी मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रिपब्लिकन नेता अमेरिका से सीधे हमारे साथ में कनेक्ट हो रही हैं पूर्णिमा नाथ जी। साथ ही साथ मेरे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक अमेरिका से ही कनेक्ट हो रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में, क्योंकि ये चर्चा कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये कहा जाए कि ये चर्चा आने वाले 4-5 दिन क्या बल्कि कई महीनों तक एक अलग तस्वीर पेश करेगी। हम उम्मीद एक तरह से यही रखते हैं। मैं शुरुआत जनरल A.K. शिवाजी आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि रक्षा के लिहाज से देखा जाए, रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस का एक पुराना याराना, एक पुराना संबंध नजर आता है और वो बहुत मजबूत संबंध है। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में जो एक बड़ी तस्वीर बदली, पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। सर, आपके नजरिए से ये भारत का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल नैना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कुछ एक बातें तो बहुत अच्छी थी, इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं, मगर 4-5 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये सच्चाई है, भारत और रूस का जो डिफेंस का हरदम एक्सपोर्ट रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है रूस की तरफ से, क्योंकि हम वहाँ से कम 70 से 80% हथियार खरीदते थे किसी समय, और अभी भी हम करीब करीब 30 से 35% खरीदते हैं। और उसकी वजह ये थी कि यूरोप ने, जो उनकी वेस्टर्न कंट्री थी, एक तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी भारत को दी ही नहीं, और दूसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं की। और ऐसे में रूस हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन बात करते हैं। अगर आप S-400 देखें, ये भारत के अंदर आया, इसने इतना अच्छा काम करके दिखाया हमारे ऑपरेशन सिंदूर में। बरमोज मिसाइल जो है वो एक जॉइंट प्रोडक्शन है। AK-203 जो असॉल्ट राइफल है अमेठी में बनी है, वो जॉइंट प्रोडक्शन है। तो अब कहीं ना कहीं बात हो रही है Su-57, वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है।
आज वर्ल्ड में पांच ही ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो तीन देश बनाते हैं। एक तो अमेरिका बनाता है F-35, एक रूस बनाता है Su-57, और चाइना बनाता है दो J-20 और J-35। अगर हमें S-57 और F-35 के बीच में सिलेक्ट करना पड़े तो Su-57 के क्या फायदे हैं? Su-57 एक तो कम से कम उससे 20 to 30% ही उसकी कॉस्ट है F-35 से। फिर उसको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, जॉइंट प्रोडक्शन भारत में होगा। तो मुझे लगता है गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है, जबकि अमेरिका आपको वो फैसिलिटी नहीं देगा और उसकी कॉस्ट है $100 मिलियन से ज़्यादा, जबकि Su-57 आपको $30 to 40 मिलियन और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इसी प्रकार से आप देखें कि जो बाकी हथियार भी हैं, हम बात कर रहे हैं रूस के साथ कि जॉइंट प्रोडक्शन की और मेक इन इंडिया, और मुझे लगता है रूस इस बात को मानेगा। बाकी हथियार हम खुद बनाने लगे हैं। अब हम 50 से 60% अब खुद ही बनाते हैं, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, और ये आत्मनिर्भर की तरफ चल रहे हैं। और हमने अपनी बास्केट को थोड़ा सा एक प्रकार से ये भी कहें एक्सटेंड किया है। हम रूस पे डिपेंडेंट नहीं हैं अभी, हम फ्रांस से भी लेते हैं, हम जापान से भी लेते हैं, हम यूएस से भी लेते हैं। ये भी सच्चाई बात है। अब कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस होंगी जो कि पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। एक तो ये 2021 के बाद पहली विजिट है, ये 23 एनुअल समिट है, क्योंकि हर साल एक बार भारत में होती है, एक बार रूस में होती है। अब इसके अंदर तीन चार चीजें जो बात कर रहे थे हम, तो डिफेंस की तो होंगी, और उसके साथ साथ आपकी ट्रेड की बात है। आपका जो चेन्नई लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा एक बड़ी दिलचस्पी, मैं दोबारा आपकी तरफ रुक करके वो उस चीज को समझूंगी भी, लेकिन मैं पूर्णिमा नाजी का रुक करना चाह रही हूँ इस बात को लेकर कि ट्रेड की तो बात है, खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले लंबे वक्त से जो एक टसल, एक युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से बीच में कोशिश भी की गई, युद्ध विराम को लेकर पीस प्लान पेश किया गया, लेकिन वो पीस प्लान कोई काम का नहीं रहा, ऐसा स्पष्ट नजर आता है। अब ऐसे में जब रूस या पुतिन जब भारत आ रखे हैं तो एक बड़ी उम्मीद है कि शायद वो शांति या फिर जो पीस प्लान है वो भारत के रास्ते इंप्लीमेंट हो, भारत के माध्यम से ही एक तरह से लागू हो। तो क्या अमेरिका इस बात को लेकर भी चिंतित है क्या? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी नैना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीस की जब बात आती है ना, इट इज ओनली इंडिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन विच कैन इम्प्लीमेंट इन द वर्ल्ड। इट इज नॉट अमेरिका, इट इज नॉट EU, इट्स नॉट वेस्टर्न कंट्रीज हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉर पीस। सो आई वांट, मैं चाहती हूँ आपकी जो दर्शक है वो समझ जाए कि पीस की जो अल्टीमेट एजेंडा है वो किसका एजेंडा है, अमेरिका की नहीं है। अगर होती तो अमेरिका जाके अभी वेनेजुएला के एयर स्पेस बंद नहीं करते, उसको थ्रेटन नहीं करते, उनके बोट गिरा नहीं देते। 21 स्ट्राइक्स, 22 वेसल्स पिछले 2 महीने में उड़ाया गया है, 83 पीपल मारा गया है, कोई प्रूफ नहीं है। हमारा डिफेंस सेक्रेटरी अनफॉर्चुनेटली पीट हेड सेट जाके बोल रहे किल देम ऑल। कल को ये वेनेजुएला ना भी हो सकता, कल को ये इंडिया हो सकता, तब आप क्या करोगे? सो इट्स नॉट अबाउट पीस एट ऑल फॉर अमेरिका, एंड आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड डिसगस्टेड विथ माई पार्टी, विथ माई पीपल दैट आई हैव वर्कड फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि जो पीस के लिए बात की है, जो हमारे कंट्री को ऊपर लेके जाने के लिए बात की है। अभी हमारे कंट्री, प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्चुअली बिलियनियर के सिवा किसी की और की बात कर ही नहीं रहे, अब लोगों के जैसे बात कर ही नहीं रहे हो। आप वोट के बिना जीत नहीं सकते हो। अभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअली अगले इलेक्शन होगा कि नहीं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद माई पीपल बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट पीस एट ऑल। तो आप जो पीस के बारे में बात कर रहे हो ना, ये इंडिया की तरफ से आना चाहिए और होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सिविलाइजेशनल इथोस। ये बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है दुनिया में। अब अमेरिका का हिस्ट्री 250 ईयर्स, उसके पहले जो हिस्ट्री है वो वाइप आउट कर चुके, वो उसको इरेज कर चुके। वो लोग चाहते तो इंडिया को भी इरेज कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम जो है हिंदूज जो है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, समहाउ उनको बचा के रखे हैं। यस, अभी जो हिंदुइज्म बचा हुआ है वो इज एग्जैक्टली नॉट व्हाट इट इज सपोज टू बी, और स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है। इसको चेंज करना पड़ेगा। और जो रिलीजियस एजेंडा चल रहा है अभी, जो पाखंडी चल रही है, जो रिचुअलिस्टिक इंक्लाइनमेंट मुझे दिख रही है, वो बहुत डेंजरस हो सकती है। लेकिन एट द एंड
end of the day, India is the one, the civilizational ethos, civilizational जो लैंड जो बचा हुआ है, पीस वहीं से आ सकती है, अमेरिका यूरोप से नहीं आ सकती है। और ये कंट्री हम सिर्फ युद्ध लड़ा सकते हैं, हम सिर्फ लोगों के बीच में प्रॉब्लम करा सकते हैं, डिविजन करा सकते हैं, रेजिम चेंज करा सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन आवर हिस्ट्री एंड आई एम so disgusted about this, that our new generation is not able to adjust it, accept it and also move forward from it। ये देखिए, ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक तस्वीर ऐसे ही पेश करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो पीस प्लानर हैं, वो हर जगह पर पीस लेकर आते हैं। और मैं इसी सवाल का रुख करते हुए संजीव जी का रुख करना चाह रही हूँ इसी सवाल के साथ में। संजीव जी, हमने देखा पिछले कुछ वक्त से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार प्रेशर बनाया गया रूस से संपर्क या संबंध तोड़ने का, तेल आयात नहीं करने का, G7 का दबाव रहा, पश्चिमी देशों का दबाव रहा, और उन सारे दबावों के बीच में पुतिन का भारत आना और कई तरह के महत्वपूर्ण साझेदारी, नए इक्वेशंस का क्रिएट होना, ये क्या मैसेज देता है? ये किस तरह की, ये कहा जाए, तटस्थता को दर्शाता है? देखिए नैना जी, सबसे पहला ये जो मैसेज है वो इस बात को ये यात्रा देगी कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है, जो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो अटूट है, वो अटल है। और वो दुनिया के में चाहे कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया की ये जो पार्टनरशिप, ये जो दोस्ती है, वो समय की कसौटी पर हमेशा से खरी उतरी है और आगे भी उतरती रहेगी। और ये जो भारत और रशिया के बीच के जो संबंध है, ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। और भारत रशिया के साथ जो भी कोलैबोरेशन करता है, उसमें एक ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बहुत गहरे तरीके से दिखाई देता है। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स को बनाने की बात हो, चाहे वो AK सीरीज, AK-203 सीरीज की जो राइफल्स है, सभी का भारत ने को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट किया है। और Su-57 यदि भारत उसको सेलेक्ट करता है अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के एक्विजिशन के लिए, तो वो भी जो प्रोक्योरमेंट होगा उसमें भी जो TOT, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो रशिया करने के लिए तैयार है। और ये जो इस बात को दर्शाता है कि भारत और रशिया के बीच में कितने ट्रस्ट के ऊपर आधारित ये संबंध है। और चाहे वो पहले का सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे आज का रशिया है, या भारत शीत युद्ध के समय का रहा हो, या आज का ये जो नया भारत है, सभी जो रशिया के साथ हमेशा एक सच्चे मित्र की भांति ये दोनों राष्ट्र खड़े रहे हैं। 1971 का अगर आप युद्ध देख लें, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के द्वारा जो भी भारत के खिलाफ, भारत के आंतरिक नितांत आंतरिक मामले कश्मीर को लेकर जो भी कभी भी साजिशें की गई, प्रस्ताव इत्यादि लाए गए, उस पर भारत के साथ जो रशिया, जो परमानेंट 5 का मेंबर है, वो ढाल की बात ही खड़ा रहा है। और भारत को रशिया ने हमेशा अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। और उसी तरीके से जैसे जब संकट के समय में जिस तरह से सोवियत यूनियन ने पहले और रशिया ने भारत को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, तो उसी तरीके से जैसे जब संकट के समय में जिस तरह से सोवियत यूनियन ने पहले और रशिया ने भारत को सपोर्ट प्रोवाइड कराया, वैसे ही जब रशिया को भारत के सपोर्ट की आवश्यकता हुई फरवरी 2022 के बाद से, रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से, तो भारत ने भी एक सच्चे मित्र की भांति सारे अमेरिका के और यूरोपियन देशों के दबावों के बावजूद भी, और सभी को दरकिनार करते हुए एक तरह से अपने संबंधों को स्केल डाउन करना तो दूर, कई गुना बढ़ा लिया, मल्टीफोल्ड कर लिया। और आज आप देखिए नैना जी, तो भारत के और रशिया के बीच के जो कमर्शियल जो टाइज हैं, वो $68 बिलियन को भी क्रॉस कर गए हैं। और यदि रशिया यूक्रेन के युद्ध के पहले की बात करें, तो ये जाहिर है कि उसकी तुलना में कई गुना, लगभग 6 गुना की इसमें वृद्धि हो चुकी है। और उसी तरीके से ऑयल को लेकर के जो भी दबाव आए, भारत ने एक नहीं सुनी किसी की। और भारत ने अपने ऑयल के जो इंपोर्ट को, जो रशिया से हमें बहुत ही ज्यादा एक रिजनेबल रेट पे मिल रहे थे, उसको हमने लेना शुरू कर दिया। और हमने अमेरिका को ये बता दिया कि ये जो भारत रशिया से ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, वो अपने नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कर रहा है। मेन रीजन वही था, और रशिया से दोस्ती तो है ही। तो ऐसे में भारत की जो देश नीति में मजबूत रही है। लेकिन सबसे एक और बात जो मुझे लगता है संजीव जी, इसके पहले खासतौर से जैसा भी यहाँ पर सिवाज सर ने भी जिक्र किया था कि कुछ समय पहले तक भारत और रूस के बीच में साझेदारी बड़ी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे वो नंबर ऑफ परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन इसके बाद में एक उम्मीद जरूर नजर आती है। मैं दोबारा हूँ, लेकिन उसके पहले अब मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में एक और खास मेहमान है, धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक, सीधे अमेरिका से ही कनेक्टेड
हैं धीरज कौल जी। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, एक तरफ अभी हम देखते हैं कि यूएस के लिए ये पूरा विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से पीस प्लान का तो एक हिस्सा है ही, लेकिन इससे इतर एक और साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेशन माइग्रेशन का जो एक पूरा मसला बड़े युद्ध स्तर पे चल रहा है, खासतौर से वहां की नीतियों को लेकर ऐसा लगता है कि इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब इन सबके बीच में पुतिन और मोदी के बीच में जो बड़ी एक साझेदारी होगी 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों को लेकर, बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा प्लान स्किल्ड वर्कर मूवमेंट पर समझौता होने वाला है, ये अमेरिका की इमेज और टैलेंट पॉलिटिक्स पर एक बड़ा सवाल और बड़ा जवाब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने अभी आपके सब पैनलिस्ट को सुना और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगा। पहले तो आई वांटेड टू टॉक अबाउट द पॉइंट जो अभी आपने रेज किया लास्ट, बट सिंस यू स्टार्टेड इट आई विल टेल यू इट्स अ वेरी वेरी वेलकमिंग स्टेप। पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे आपके पैनलिस्ट ने बताया, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इज रशिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्हेनेवर इंडिया नीडेड दे वर स्टैंडिंग एंड एवरी पैनलिस्ट टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन ये है कि अब फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। अगर आप 24-25 का ट्रेड देखें भारत और रशिया का, तकरीबन $68 बिलियन का है, जिसमें 63 बिलियन पॉइंट समथिंग इज एक्सपोर्ट फ्रॉम रशिया टू इंडिया, और भारत तकरीबन $4 बिलियन, 4.5 क्लोज टू $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। तो तकरीबन 60, आप समझ लीजिए $63 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ, और बहुत बड़ी मात्रा में उसको एब्जॉर्ब करने के पोटेंशियल्स हैं। आप ही के शो पे आई थिंक 6-7 मंथ से हम इस पे बात कर रहे हैं, जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ सरप्लस था भारत का, और जो नेगेटिव है रशिया में। क्या भारत की डिफरेंट एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज जाके दूसरी मार्केट्स ढूंढेंगी? वो करेंगी, और मैंने आपको बोला था वो हो रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है वो पॉजिटिव भी हो, डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र की तरफ नजर नहीं आती इससे। एब्सोल्युटली आप बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, क्योंकि आपने मेरा लास्ट पॉइंट पहले टच किया, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। 2024-25 में रशिया ने 2,70,000 वीजाज, इमिग्रेंट वर्कर वीजाज इशू किए थे, और देखिए भारत को उन्होंने 28% रिजर्व्ड रखे थे, 74,000 रिजर्व फॉर इंडिया। और अब जो पुतिन की नई विजिट है, क्योंकि रशिया में तकरीबन एंटिसिपेटेड है, तकरीबन ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, पर अगर आप डिफरेंट मीडिया एजेंसीज को देखिए तो अराउंड 1 मिलियन लोगों का डेथ, लॉस ऑफ लिम या लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, जो डायरेक्टली बिकॉज ऑफ वॉर, सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑल पुट टुगेदर। और जो वर्क फोर्स में डिसरप्शन आया वो तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों का है। तो रशिया का एक प्रपोजल है, भारत क्योंकि मोस्ट ट्रस्टेड नेशन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल नेशन है, और भारत में स्किल्ड लेबर बहुत बड़ी मात्रा में है, ऑब्वियसली यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। रशिया को नीड है और भारत के पास सप्लाई है वेरी स्किल्ड एंड वेरी हार्ड वर्किंग लेबर्स की, जो उधर जाएंगी। व्हेन आई से लेबर, आई मीन कंस्ट्रक्शन, फार्मा, आई मीन एग्रीकल्चर, आई मीन क्लोथिंग, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग एरियाज के। दीज आर नॉट लाइक अनस्किल्ड, देयर इज अ वेरी बिग शॉर्टेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स एज वेल एज स्किल्ड। और भारत की मिनिस्ट्री इस पे पिछले 4 महीने से ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे रही थी कि वो सेकंड ग्राउंड ढूंढेगी। We cannot be dependent only on America, Saudi, Dubai, Australia, New Zealand and Canada. We had to find other places. तो ये विन विन सिचुएशन है। और इसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पेमेंट होगी वो डॉलर्स को बाईपास किया जा सकता है आराम से INR के थ्रू। और अगर आपका ट्रेड डेफिसिट, ये वाली जो बात आप कह रही हैं, इसके ज्यादा चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि रिसेंटली भी अभी जो डील हुई है उसमें डॉलर में कोई भी इस तरह से ट्रांजैक्शंस नहीं हुए। देखिए मैं फाइनेंशियल, आई कंसल्ट फॉर फाइनेंस, सो मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा हूँ, वो बहुत लंबा टॉक होगा, आपका टाइम लिमिटेड है, पर आपने बिल्कुल सही टच किया। मैं 4 मोटे मोटे आपको बिंदु बताना चाहूंगा, जिससे भारत और रशिया में ये लैंडमार्क, अगर पुतिन देखिए आ रहे हैं भारत में, तो ये बहुत बड़ी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी का भी विक्ट्री है, और कई ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर वो टच करेंगे। तो अगर आप इसके की कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये विजिट किस चीजों पे फोकस करेगी। एक तो हमने बताया वर्कफोर्स, दूसरा है रीजनल स्टेबिलिटी भारत की, तीसरा है डिफेंस। और डिफेंस में मैं आपको 4 पॉइंट बताना चाहूंगा, बट इन द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि इट विल टेक टाइम। लेकिन इसके अलावा एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बात होगी, इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ टैलेंट होगा, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है भारत और रशिया में। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूं जो रशिया से एक्सीलेंट एजुकेशन गेन करके अमेरिका में आए हैं। दे आर वेरी
तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, माय पॉइंट इन रशिया इज वेरी वेरी गुड, प्रोवाइडेड आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहें तो। Yes. इसके अलावा हमारे अगर आप ये देखें जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कुछ रिजर्व्ड सीट्स होती थी जो अब खोली जा रही हैं स्पेस, जिसके अंदर एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर का भी एक एंगल है। जनरल साहब उसको समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बट इन द नेक्स्ट राउंड आई विल गिव यू 5 कोर Alright. डिफेंस एग्रीमेंट्स विच आर पॉसिबल, ठीक और वो भारत के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मैं न्यूज उसको होगी। फिर आगे अब समझूंगी। एक एक करके हमने सबका रिएक्शन ले लिया, मैं जल्दी जल्दी से उसको पूरा रुक करती हूँ। मैं सिवाज सर आपसे इस बात को समझूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताऊं 2000 और 2010 के बीच में शुरुआती सालों में रूस की हिस्सेदारी और एक तरह से कहा जाए भारत के साथ साझो सामान के तौर पर 70% से ज्यादा थी। 2002 में ये 89% तक पहुंची, 2012 में 87% हुई, 2014 के बाद ये तेजी से घटने लगी। 2014 में 49 मतलब 49%, 2019 में 38% और 2019 से 23 के बीच 5 सालों में 36% रही, जो कहा जाता है पिछले 60 सालों में सबसे कम एक तरह से रही है। और अब फ्रांस और अमेरिका से हालांकि एक तरह से भारत के आयात बढ़े, लेकिन सर इन पूरी सिचुएशंस के बीच में ये हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त से चीजें कम हुई, बड़ी ये फ्लक्चुएशन आया, लेकिन इन सब के बीच में रूस और भारत दोनों एक दूसरे के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ये भी जरा समझाइए। हाँ बिल्कुल, देखो नैना आपको ये आपने ठीक बताया कि डिफेंस के मामले में भी जी। जो हमारी डिपेंडेंसी है रूस से घटी है, और हमने भी इसको डाइवर्सिफाई किया है कि हम एक से नहीं लेंगे, हम बाकी देशों से भी लेंगे, क्योंकि लड़ाई के दौरान में सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है। मगर उससे इम्पोर्टेंट चीज हमने क्या की है, हमने एक डिसीजन लिया इस गवर्नमेंट ने कि भाई अब हम ज्यादा सामान बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम जो डिफेंस का सामान खुद Make in बनाएंगे। जो India। आत्मनिर्भर भारत है वो उसकी देन है कि ये कम हुआ है। किसी हिसाब से हम 70-75% लेते थे, आज घट के 25-30% रह गया है, बाकी सामान हम खुद बनाते। और दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखा, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी तो हमें ये ऐसा लगा कि कल को हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमारे जो स्पेयर पार्ट्स है और जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर काफी प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने S-400 की 5 रेजिमेंट ली थी, जी। अभी तक 3 आई हैं, 2 नहीं आई, और उसकी वजह है क्योंकि लड़ाई के दौरान में उनका फोकस जो है वो अपने सामान बनाने में। मगर अब S-400 की बात करें तो हमारी 2 रेजिमेंट आनी है, और अब हम उनसे डील कर रहे हैं कि या तो S-400 की और 3 हमें रेजिमेंट चाहिए, या हम S-500 जो उससे भी बेहतरीन है, क्योंकि S-400 ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई हम Su-57 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस भारत में बनेगा, जॉइंट प्रोटेक्शन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है, ये तो हम ग्रैब करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पेमेंट हो रही है, जो हम ऑयल भी ले रहे हैं वहां से, वो रुपी डॉलर वाले में, क्योंकि अमेरिका ने जो स्विफ्ट है बैंकिंग सिस्टम उस पे काफी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रूस उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर अब जो बात बार बार आ रही है, अभी हमें समझना चाहिए जो हमारा ट्रेड है कोई 68 बिलियन है, और हम एक्सपोर्ट $5 बिलियन के करीब करते हैं, और 63 बिलियन डॉलर जो हैं वो एक प्रकार से रूस करता है, और उसमें ज्यादातर एनर्जी सेक्टर है। क्योंकि ये 2022 में जब ये लड़ाई हुई थी तो हम 1% के करीब ऑयल खरीदते थे, आज हम 30-32% खरीद रहे थे, अब शायद हमने कम किया है। उसकी वजह यह थी कि एक तो डिस्काउंटेड रेट पे था, वो ऑयल लेके हम रिफाइन करके यूरोप में भी बेच रहे थे। नेशनल इंटरेस्ट बोलता है कि भी अगर आप पैसा कमा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाएंगे, आपको इकोनॉमी बढ़ानी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात करते हैं, और इस गवर्नमेंट की सबसे अच्छी मैं कहूंगा इकोनॉमी पॉलिसी ये रही है कि जहां से इनको सस्ता मिला ऑयल लिया, और इससे हमारी डेवलपमेंट बनी है, और इससे क्या हुआ है आपकी जो जीडीपी बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छी बात। हाँ मैं मानता हूं प्रेशर आया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने हमें 25% जो एक पेनल्टी लगाई है, और उससे हमको काफी नुकसान भी हुआ है। मगर इसके बनस्पत भी अब हम बातचीत वहां भी करें। मेरे 3 पॉइंट और है। मेरे को लगता है रूस के साथ हमारा जो ट्रेड है 2029 तक $100 बिलियन जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम भी एक्सपोर्ट करें। फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग गुड्स है, आपके पास लेदर्स हैं, उसके पास टी है, इसके अंदर बढ़ाव हो, मार्केट मिले हमें डायरेक्ट रूस की, ये बात करें। दूसरा हमने जो चेन्नई से व्लादिवोस्टोक जो ट्रेड रूट खोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो ट्रेड रूट है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी बात हम करते हैं चाबार,
चाबार से अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जोड़ के ईस्ट यूरोप और रूस की तरफ, उसमें हम बातचीत कर रहे हैं। 5 से 6% वर्ल्ड का ट्रेड अगले 5 साल में वहां से जाएगा। वो भी रूस के साथ बातचीत हो रही है। और रूस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बातचीत हो रही है कि अब जो भी हथियार हम नहीं बना पाएंगे खुद, हम रूस के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया से करेंगे। ये मुझे लगता है गेम चेंजर है। ये कोई और देश आपको नहीं देगा। अमेरिका जो है कोई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं करता है, और अमेरिका आपको डिपेंडेंट कर देगा। अभी आपको पास जो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1-2 के लिए हमें जो इंजन थे G404 और 414 इंजन, अमेरिका से कितना डिले कर दिया, क्योंकि इसको हमको वो प्रेशराइज कर सकता है और एक प्रकार ब्लैक। मैंने तो देखा था कि उस वजह से चारों तरफ से एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत और रूस के रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड है, बहुत आगे बढ़ेंगे। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। मगर बदलते हुए वक्त को देख के इसकी नजाकत है कि हम सबको लेके चलें। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कई देशों को जरूर खटकेगा। मैं जल्दी से संजीव जी से वही सवाल जो मैं पहले धीरज जी से भी पूछा था। संजीव जी, इस हर वक्त पे लोगों की जरूरत, अगर आम व्यक्ति को लगता है कि अगर कोई देश आ रहा है, कोई प्रतिनिधि आ रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? क्या बाकी सारी चीजों में कुछ ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी? रोजगार सबसे महत्वपूर्ण चिंता है, खासतौर से मौजूदा अमेरिका के हालात को देखते हुए। क्या ये जो स्किल्ड वर्कर मूवमेंट है, बाकी सारी चीजें हैं, क्या ये उनके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक और अहम होगा? यकीनन ये एक बड़ी संभावना है और एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, जिसको कि हमें भारत और रशिया को मिलकर के टैप करना है। भारत जाहिर है कि जैसा कि कौल साहब डिस्कस कर रहे थे कि भारत में एक यूथ बल्ज है, एक यंग युवा आबादी है, और वो उसको रोजगार की वो तलाश में है, वो स्किल्ड है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है। और ऐसे में ये जो अगर वर्कर्स का और यूथ का जो मूवमेंट होता है और इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भारत और रशिया के बीच में क्रिएट होती हैं, तो ये जरूर पूरे भारत के युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा और रशिया की इकोनॉमी को भी लाभ देगा। देखिए, अभी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हैवीली रशिया के फेवर में है। जैसे कि $68 बिलियन का जो है, जैसा कि धीरज जी ने डिस्कस किया, और 63 जो बिलियन डॉलर्स है वो जाहिर है कि वो रशिया भारत जो है रशिया को प्रोवाइड कराता है, और जो रशिया से हमें जो गेन होता है वो $5 बिलियन का है। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हैवीली रशिया के फेवर में अभी दिखाई देता है। तो इसको दूर भी करने की आवश्यकता है, और इस विषय को लेकर के भी बातचीत होगी। मेरा ऐसा मानना है स्पष्ट रूप से कि इस विषय को भी जरूर डिस्कस किया जाएगा। और इस विषय को पहले भी हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जो मॉस्को की कई यात्राएं की, उसमें उन्होंने रशिया के साथ डिस्कस भी किया है। ऑलरेडी ये पहले ही ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको लेकर के रशिया से बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भारत इस बात को जानता है कि रशिया संकट में है, रशिया एक युद्ध की स्थिति में है, और उस युद्ध की स्थिति में रशिया के साथ हमारा जो व्यापार है वो हमारे इस मित्र के लिए, रशिया के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत ने जो भी बेस्ट हम कर सकते थे वो किया। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैं लास्ट पॉइंट जो कहना चाह रहा था अपने पिछले उत्तर में, कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और जब हम रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो जाहिर है कि हम राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके चलते हैं। हमारे जो नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में यही बेस्ट था कि हम रशिया से जो डिस्काउंटेड रेट पे जो ऑयल मिल रहा था उसको हम परचेज करें, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पहले से डिसरप्टेड थी। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में चाहे वो एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फूड सप्लाई चेन्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी में बड़े डिसरप्शंस आए थे। मुझे सर आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी और मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं। एक बात मैं और कहना चाहता था नैना जी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रम्प प्रशासन यदि इस पूरे रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विजिट को कंस्ट्रक्टिवली इसको डील करे और इस पूरे अवसर का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने में बैक चैनल के माध्यम से भारत की भूमिका को अगर वो तलाशे, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पहले से ही इस युद्ध को शांत कराने के प्रयास करते रहे हैं, कीव की यात्रा की,
मॉस्को की यात्रा की, और सर वाशिंगटन की यही यात्रा तो की। बड़ी एक बात है कि हमेशा से भारत ने युद्ध को शांति की तरफ ही ले जाने की बात कही है। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। भारत का जो सहयोग इस रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और लेकिन ये तो मुझे लग रहा है पूरी तस्वीर बदल जाएगी इससे, डील करना हो जी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। मैं धीरज जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से यहाँ पर पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी पूर्णिमा जी रानी। नैना जी, दो तीन चीज आप लोग बात नहीं कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रशिया और इंडिया की जो ट्रेड वॉल्यूम था वो 6.1 बिलियन था इन 2015 को। इट एक्चुअली इंक्रीज इन 2020 में। 2024 में वो जाके $70 बिलियन हुआ है। अब डिफेंस और ऑयल एक्सपोर्ट, दैट एन इम्पोर्ट, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट मेनली इंडिया वाज इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया। बट ऑन टॉप ऑफ इट, ये जो गोल है, ये पर्टिकुलर समिट का ये भी गोल है कि सॉलिडिफाई करे 2030 में उनका गोल $100 बिलियन का एक ट्रेड अलाइनमेंट करने का इनका एक एजेंडा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अमेरिका हैज एक्चुअली सैंक्शनड सेवरल इंडियन कंपनीज जो ईरान के साथ जब लड़ाई कर रहे थे तब सैंक्शन किए थे। अब अभी भी ऑब्वियसली दे आर ऑल टाइड। अभी वो जो आप लोग जो बात करेंगे उनमें वो भी बात शामिल हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ ये कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शन करके रखा है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट। बट आई हैव टू आस्क यू पर्टिकुलरली, ये सैंक्शंस हो, ये थ्रेटनिंग हो, बुलिंग हो, टैरिफ हो, XYZ हो, इंडिया कब तक ऐसे चलता रहेगा कि किसी और की धमकी में चले? और इट्स नॉट जस्ट, मुझे लगता नहीं पूर्णिमा जी कि हम धमकी में चल रहे हैं। वन सेकंड, जस्ट 30 सेकंड। इट्स नॉट जस्ट रशिया और ईरान। कल को ये भी बोले थे कि वेनेजुएला के साथ ऑयल नहीं खरीद सकते कि बिकॉज वेनेजुएला डज बिजनेस विद ईरान, सेकेंडरी सैंक्शन जिसको बोला है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट जस्ट, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर, इट डजंट एंड एनीवेयर। कभी भी फ्रीज कर सकता है अपने आपके एसेट्स को, कभी भी आपके कंपनी को सैंक्शन कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। एंड वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू एक्चुअली टेल यू, अभी जो रशिया और यूएस की जो ये समिट होने वाला है, आज से शुरू नहीं हुआ, ये 2 डेकेड्स हो चुका है। अभी ये जो है, इट्स गोइंग टू बी टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया एज वेल एज रशिया। बट ऑन टॉप ऑफ इट, इट्स नॉट जस्ट डिफेंस, इट्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी, बट ऑल्सो ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन एज वेल एज द एंटायर अलाइनमेंट दैट इंडिया पूर्णिमा जी 20 सालों से, लगभग 2 डेकेड से अगर ये इस तरह की ये पूरी समिट चलती रही है, लेकिन निर्णायक तो अभी है, सबसे महत्वपूर्ण तो टर्निंग पॉइंट वही जिसकी बात आप कर रही थी। लेकिन मैं धीरज जी एक बात जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ये बात अभी जैसे संजीव जी ने भी कही थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा का जिक्र किया था, जिस पर बड़ी नाराजगी अमेरिका की तरफ से जताई गई थी। तो अब ये वाला दौरा और इसके पहले तमाम सैंक्शंस, उसके पहले हमने देखा है बड़े टैरिफ, और बात में नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। और ऊपर से अगर शांति का रास्ता निकल गया, युद्ध विराम अगर हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो सबसे ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा लगता है ट्रंप साहब की दिल पे छुरियां चल जाएंगी। नमस्कार। देखिए, मैं सब पैनलिस्ट की बात ध्यान से सुना, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा बिकॉज आई हैव टू शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हैविंग सेड दैट, देखिए आपको अपने कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है और उसका आइडियल एग्जांपल मोदी जी ने दिखा दिया। अनफॉर्चुनेटली जेलेंस्की वो कर नहीं पाए और वी आर सीइंग व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशनशिप यूएस के साथ है। मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि भारत ट्रम्प इज एंटी इंडिया और इंडिया इज लाइक समथिंग लाइक दैट। अलग अलग बास्केट्स में है। इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ यूएस, और मैंने आपके शो पे पिछले कई महीनों से बोल रहा हूँ कि ये जो बिटरनेस है ये धीरे धीरे जाएगी और आपको दिख भी रहा है, ये जा भी रही है। पहली लड़ाई रुक गई, दूसरी एंड ऑफ द ईयर, मुझे पूरी, मैंने लाइक 8 months आई हैव बीन टेलिंग दिस, इट विल स्टॉप, रशिया यूक्रेन वॉर हैज टू स्टॉप। उसकी तरफ ट्रम्प भी एफर्ट कर रहे हैं। और एक बात मैं संजीव जी की बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई रुके, और मुझे लगता है इंडिया का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल होगा। देखिए, मोदी जी हैज टू प्ले वेरी थिन लाइन पे चलना होता है। बहुत सारी इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज हैं और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है जो चाइना में नहीं है। तो उनको सब देखते हुए चलना है। और रशिया के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और फॉर्चुनेटली एनफ ट्रम्प के भी पुतिन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन। आप जितना मर्जी गोल गोल घुमाइए, ये बात फैक्ट है, वो पीस चाहते तो हैं। बड़े अच्छे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बात ये हो जाती है, जो स्ट्रैटेजी वाइज अगर ये होल्ड या कंट्रोल करने की बात होती है, तो बात अल्टीमेटली पॉलिसी की। इसीलिए मैं यही बात पे वापस आ रहा हूं कि ये एक अच्छा सिचुएशन कॉम्बिनेशन है
कि दो दो बड़े नेता पुतिन और ट्रम्प एक अच्छे टर्म पे इस वॉर को एंड करना चाहेंगे और एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, जो सऊदी भी हो सकता है कुछ हद, मुझे लगता है भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली चाइना has never helped out in a global crisis for some reason, but whatever, that is their world, I don't want to go there. मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाह रहा हूं काफी देर से, जो बड़े बड़े एजेंडाज हैं जिसके ऊपर बात होगी, जो बहुत पॉजिटिव है। डिफेंस सिक्योरिटी जिसमें मैंने बताया, जिसमें S-400 की जनरल साहब ने मेंशन किया, जो पुरानी खेप थी वो। दूसरा, भारत की रिक्वायरमेंट ऑफ एयरफोर्स फाइटर्स जो बहुत डेफिशिएंसी में है इस टाइम, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट क्लोज आ चुका है और टू फ्रंट वॉर के लिए ये इशू हो सकता है। तो सुखोई F-57 और अगेन इंडियन एयरफोर्स विल लुक व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर देम। तीसरा जो है एनर्जी, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट की जरूरत है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में और ट्रेड में। जो ट्रेड डेफिसिट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंटली इतने कम टाइम में डिफरेंट मार्केट्स खोजी हैं और रशिया के अंदर वो जो गैप है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो लेबर मैंने अभी आपसे बताया। फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स में अब मैं आपको एक पॉइंट डिफेंस पे जरूर बोलना चाहूंगा, बिकॉज आई फील आई शुड शेयर दिस डाटा। देखिए, बिकॉज आई कंसल्ट and a couple of people which are very close to me, I know about this data. H-500 जो जनरल साहब ने बात करी, उसकी बहुत बड़ी सुपीरियरिटी है S-400 से, जैसे कि 150 से 200 किलोमीटर तक वो वार कर सकता है और हाइपरसोनिक और इंटर IRBMs और एयरक्राफ्ट और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी तोड़ सकता है। ये 10+ ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसकी कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन है। लेकिन अगर आप उससे आगे जाइए तो एक रशिया का डिफेंस सिस्टम है जिसे A235 नोडॉल कहते हैं, जो कि रशिया का कटिंग एज है, जिसके अंदर ICBM और एंटी सैटेलाइट है और 1500 किलोमीटर तक की वो कर सकता है और फुल स्पेक्ट्रम एक तरीके का न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। तो क्या जॉइंट डेवलपमेंट और शेयरिंग भारत में हो सकती है, क्योंकि लेबर की बहुत बड़ी मात्रा में, साइंटिस्ट की और लेबर की उधर शॉर्टेज है। भारत हैज बीन अ वेरी ट्रस्टेड फ्रेंड। ये देखिए, दो तरीके का चीज है, ऐसा नहीं है कि रशिया ने ही भारत की हेल्प की है। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इंडिया चिप्ड इन, पूरे प्रेशर लिए, टैरिफ लिए, फिर भी तेल खरीदा। क्यों खरीदा? एक दोस्ती निभाने के लिए। तो मुझे लगता है पुतिन एक बहुत ही अच्छे मित्र साबित होंगे। मुझे लगता है भारत इस पे भी बात करेगा कि देखिए, जो 10 साल S-500 जो 10 ईयर से है, और A235 नोबल जो कि इंडिया को वर्ल्ड के टॉप 3 कंट्रीज में पहुंचा सकता है एयर डिफेंस सिस्टम्स के मात्रा में और जॉइंट डिफेंस। क्या हम उस पे बात कर सकते हैं? अभी तक हुई नहीं है, पर आई एम वेरी होपफुल कि भारत सरकार इस पे कुछ करेगी, मुझे लग रहा है क्योंकि इस पर भी फोकस तो रहेगा, इस पर भी फोकस तो रहेगा। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको वर्ल्ड में 2030 में सरवाइव करना है, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर पे काम हो रहा है और नोडोल 235A उस लेवल का एयर डिफेंस आपको अम्ब्रेला चाहिए, स्पेशली इफ चाइना इज नेक्स्ट टू यू। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि पुतिन चाइना और भारत के भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से इंप्रूव करें। हमारे जो बॉर्डर और मुझे लग रहा है धीरज, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर हम दुनिया के 4 बड़े बड़े देशों में देखें तो अमेरिका का नाम है, चाइना का नाम है, रूस का नाम है, भारत का नाम है। ये 4 बड़े देश हैं और यही इसी के इर्द गिर्द है और उसी में ही एक तरह से टसल है, कहा जाए, सुपर पावर की, है ना। और एक लास्ट बात करना चाहूंगा, एक देश को आप भूल रहे हैं जिसके पास plenty ऑफ मनी और एनर्जी है, वो है सऊदी अरेबिया। और गुड थिंग इज कि सऊदी के रिलेशनशिप ट्रंप के साथ भी बहुत अच्छे हैं, पुतिन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ईरान अब सऊदी को अप्रोच कर रहा है फॉर फ्रेंडशिप टाइज। तो वर्ल्ड ओवरऑल इज गोइंग टुवर्ड्स अ कंस्ट्रक्टिव एंड फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ। बस भारत और चाइना का डिस्प्यूट, ये जो एरियाज हैं उसके अंदर अगर सॉफ्टनेस आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि धीरज ये भी पार्शियल है, ये भी डिप्लोमेसी का एक तरह से हिस्सा होता है। अभी भी अगर ब्रिक्स में, SCO समिट में अगर मुलाकात होती है शिवाजी जी, तो यही बात जो कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ के टर्म्स की अगर बात की जाए तो रह देकर सिर्फ पाकिस्तान के साथ की एक सिचुएशन को अगर छोड़ भी दें तो बाकी अपने अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं चीन के साथ में, उसकी बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी सारी चीजें, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक जो टर्म्स है वो बड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन फिर भी बार बार माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात हो रही है पुतिन और मोदी की, तो ये चाइना को कोई इंपैक्ट करेगा क्या सर? को समझनी पड़ेगी कि चाइना का हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्योंकि डिफेंस के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। ये सच्चाई है कि भारत और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, स्पेशली बॉर्डर को देख के, जो कि डिमार्केटेड नहीं है। वो लाइन
ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, बट वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इतनी डिस्प्यूट है कि कुछ इलाका हम सोचते हमारा है, चाइना सोचता हमारा है। और अगर आप ये कहेंगे कि क्या ये समझौता हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि नजदीक कभी ये होगा, इसमें बहुत समय लगेगा। आप इसको कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? क्या आपके बीच में कोई मुठभेड़ हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अगर आप कमजोर हैं। तो फिर अगर ताकतवर बनते हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, देयर विल बी नो वॉर। तो चीन के साथ अगर आप ताकतवर हैं तो आपके साथ इज्जत से बात करेगा। ये हमने काफी देर में सीखा, क्योंकि हमने 50 साल तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, और उसका कारण फायदा उठाया चीन ने। मगर अब जो 12-13 साल में जो डेवलपमेंट हुई, ऐसे तुम्हें तो ये कहा जाए कि अगर S-500 का जो जिक्र कर रहे थे धीरज, अगर हाँ, S-500 का अगर यहाँ पे बातचीत हो जाती तो सबसे ज्यादा चिंता तो चीन की पड़ेगी फिर। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़कों का जाल बिछा, लॉजिस्टिक बिल्डअप किए, हथियार लिए। आपने कहा कि S-400 S-500 की बात हो रही है, क्यों? हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे पूरे इंडिया का, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगता है कि पाकिस्तान की, जिसकी हम सोचते थे कि उसके पास हथियार छोटी रेंज के हैं, आजकल उसने ले लिए हैं, चीन ने भी दे दिए हैं उसको टेक्नोलॉजी, खुद भी अमेरिका की तरफ से। तो ऐसे में चाहे वो केरला हो या कर्नाटका हो या वेस्ट बंगाल हो या आपका नॉर्थ ईस्ट हो, उसके लिए भी एयर डिफेंस कवर चाहिए। इसीलिए आप S-400 की बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 6th जनरेशन के लिए S-500 की बात और जॉइंट प्रोडक्शन बात बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको अपना जो डिफेंस बजट है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, आपको ड्रोन बनाने पड़ेंगे, आपको मिसाइल बनाने पड़ेंगे। आज की तारीख में जो बात आपने वो की थी, वो मैं जरूरी बताऊंगा कि चीन का इसमें क्या रोल पड़ता है। देखो, जो ये लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई, डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्दी रुके? एक तो ये सच्चाई है, जो अमेरिका को फायदा होना तो हो लिया, क्योंकि उससे उसकी इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तो बड़ी है, सभी ने हथियार खरीदे, डर के मारे 5% बढ़ा दिया यूरोप ने अपना डिफेंस बजट। जो देश पहले न्यूट्रल रहना चाहते, फिनलैंड, स्वीडन, वो भी नेटो में आ गए। अब वो ये चाहते हैं कि अगर ये लड़ाई ज्यादा देर रहेगी तो रूस जो है वो चीन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हर्ट करती है हर एक देश का, और वो अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, वो भारत के लिए भी ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि रूस इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहे, ये लड़ाई किसी तरीके से रुके। हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इस लड़ाई को रुकाने के लिए, क्योंकि जो पुतिन का सोच विचार है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेके और यूक्रेन और नेटो का, उसमें काफी अंतर है। हम उस गैप को कम कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं S-500 के साथ सुखोई 57 हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी तस्वीर को दर्शाता है। 67 की जो बात की आपने, जो कि एक प्रकार 1962 के अंदर जब हमें एक हार मिली थी, मैं मानने को तैयार हूं, पर नाथुला में 1967 पे एक जो मुठभेड़ हुई थी, तो चीन को एक सबक हमने इतना सिखाया था। हमारे 40 जवान शहीद होते, मगर चीन के 400 जवानों को मार गिराया था। मेरा मतलब यह है, चीन के साथ आपकी पॉलिसी है बिकम इक्वली स्ट्रॉन्ग। अगर आप कमजोर हैं तो चीन आपको आंखें दिखाएगा। दूसरी और मुझे लग रहा है सर कि अब तो शायद यही है कि सुखोई 57 भी अगर मिल जाता है तो ये चीन को जरूर डराएगा, क्योंकि खासतौर से उसकी एक तो पावर जो है वो बैलेंस्ड होगा। धीरज कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, जल्दी से धीरज कुछ। जी धीरज। बिल्कुल बिलीव करता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो इजरायली डिफेंस सर्विसेज में काम कर चुके हैं और वहां की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है, इसीलिए आसपास के सभी देशों पे कंट्रोल है। तो पहले जो वर्ल्ड होता था जिसके अंदर टैंक्स जाते थे, आर्मी के सोल्जर्स जाते थे, उसका रोल है, लेकिन अब काफी कम है। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा है डिफेंस के अंदर। मैं कंपनी का नाम दोबारा 2-3 नहीं लेना चाहूंगा यहाँ, लेकिन सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने पेनिट्रेट करके ड्रोन, एंटी ड्रोन, हाइपर लेजर वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपनिज्म, इसमें चाइना काफी एडवांस है। जनरल साहब की बात 100% सही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है रशिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है। पिछले 100 सालों से वो दे आर नोन फॉर द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये वॉर ने उन्हें हिला दिया है। और मुझे लगता है अगर जो फाइटर जेट की बात कर रहे हैं वो S-500 और A-235 पे आप अपनी नजर मत हटाइए। वो $22 बिलियन का डिफेंस सिस्टम है, वर्ल्ड का कटिंग एज, 6th जनरेशन को गिरा सकता है। मुझे लग रहा है कि इस पर तो चर्चा होगी ही, क्योंकि अभी
जी बस अब क्योंकि वक्त बहुत सीमित है, लेकिन अभी अब ये जो मुलाकात होगी तो ये मुलाकात कई लंबी चर्चाओं को जरूर छेड़कर जारी है। आप और हम लोग यूं कनेक्ट होते रहेंगे आगामी दिनों में, क्योंकि यही एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया में पेश आएगी। वक्त सीमित है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझिए, ये जो दौरा है वो अपने आप में बहुत माइलस्टोन साबित होने वाला है, जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर आएंगे। और ऐसे समय में जब एक बड़ी तस्वीर रूस और यूक्रेन की युद्ध की नजर आती है, क्या वहां से शांति का प्रस्ताव भारत से या दिल्ली से ही होते हुए निकलेगा, और पीएम मोदी जो हमेशा मध्यस्थता करने की बात करते हैं, क्या वही तस्वीर नजर आएगी, ये देखने वाली बात है। वेल, अब बारी है आज के सवाल की। जल्दी से आज का सवाल जान लीजिए। आज का सवाल है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उद्धव ठाकरे। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप जवाब जानते हैं तो अपना फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।